से बना है। अगर इसमें हम लोग आपके देखें इस एरिया को तो रफली ये ट्रायंगुलर है इन शेप, ये एरिया आपका ट्रायंगुलर है। देखिए ये हैं आपके फिजिकल फीचर्स पेनिनसुलर प्लेटू के, कैसा है, तिकोना है। तिकोना कैसे आप देख भी सकते हैं, भारत वैसे खुद ही तिकोना है, साउथ इंडिया को कंसीडर करें तो। इसका बेस कहाँ पर, ये वाला पार्ट, इधर आपका जो काठियावाड़ दिख रहा है, इधर मेरा ट्रिगर है, इधर से इधर के लिए आपका एक आर्क मारे इस साइड के लिए, तो पूरा अगर हम इसको बेस बना दें और नीचे को इसका कन्याकुमारी को मान लें उसका एपेक्स यानी शीर्ष, तो भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कैसा है, वो आपका त्रिकोना है जिसका शीर्ष नीचे की ओर और आधार उत्तर की ओर है। हो गया ठीक, नहीं यार क्यों, अच्छा कम कर लो थोड़ा, इतना ही तो है छोटा सा। तो देखिए अब इस देखिए ट्रायंगुलर शेप का जो आधार है वो कहाँ पर है, इसके तीन कॉर्नर होते हैं किसी भी त्रिकोणे में, त्रिभुज में, आपके ट्रायंगल में आपके तीन कोने होते हैं। तीन कोने कौन कौन से होते हैं, एक आपका जो बेस पर होंगे दो, और एक आपके शीर्ष पर यानी एपेक्स पर। तो भरूच आपका पड़ता है गुजरात में, देखिए भरूच है ये, यहाँ पर सतपुड़ा लिख रहा है, सतपुड़ा का है इसी के पास में यहाँ पर पड़ता है भरूच। तो भरूच से लेकर कहाँ पर, राजमहल, राजमहल कहाँ पड़ता है, राजमहल की पहाड़ियाँ ये वाली हैं आपके झारखंड में बिल्कुल ये, ठीक। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तिकोना से आपका आर्क बना लें, आपका बेस बना लें, और नीचे आपका ये पड़ता है जहाँ पर मेरा ट्रिगर है ये कन्याकुमारी। तो इससे लेकर यहाँ तक और यहाँ से आपका टोटल क्या है, ये है भारत का तिकोना यानी ट्रायंगुलर पार्ट। तो भारत में जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है, वो कैसा है, शेप में तिकोना। इसके टोटल एरिया अगर देखें यानी भारत के टोटल क्षेत्रफल है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। उसमें से इसने करीब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि पठारी भाग मौजूद है। यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 600 से लेकर 900 मीटर। हमारे प्लेटू की जिसमें हम लोग बैठे हैं आपके बरेली में, बरेली की एवरेज हाइट कितनी है समुद्र तल से, आप जंक्शन पर जाते होंगे, रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है, आपके लिखा होता है कि नहीं, औसत ऊंचाई समुद्री तल से, तो कितनी लिखी हुई है बरेली की, नोटिस किए हैं कभी, जंक्शन पर लिखी हुई है। अब लिखा होगा आपके मोर देन, आपके ज़्यादातर आपके जो एरिया है बरेली के अंदर वो कितने हैं, 168 या 169 यानी ऑन एवरेज हम कह सकते हैं 170 मीटर, ठीक। ये हमारे समुद्र तल से ऊंचाई है हमारे बरेली की। लेकिन यहाँ की जो एवरेज आपकी हाइट है वो कितनी है, 600 से 900 मीटर। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 600 से मीटर नीचे आपकी जगह नहीं है या 900 से ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, ये सब पहाड़ियाँ हैं, वो आपकी इससे भी ज़्यादा ऊंची हैं, ठीक। इस वाले प्लेट्यू में ज़्यादातर नदियाँ जो निकलती हैं वो किधर से किधर बहती हैं, सतपुड़ा आपके यहाँ पर नर्मदा और तापी को छोड़ दे तो वो गिरती गुजरात की तरफ खंबात की खाड़ी में, उनको छोड़कर बाकी सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से निकलेगी नासिक के पास से गोदावरी, वो भी इधर जाएगी, कृष्णा निकलती है वो भी इधर जाती है, कावेरी आती है वो भी इधर जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं बीच में, वो भी सारी की सारी कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, यानी पूरब की ओर बहती हैं। इसका मतलब है कि आपके पेनिनसुलर इंडिया का जो आपका ढाल है वो किधर है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर है, ठीक, क्योंकि ये रहा पश्चिमी घाट यहाँ पर, तो पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर है। यहाँ पर नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो सारी नदियाँ कहाँ पर हैं, सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा 2-3 नदियाँ और हैं, साबरमती, माही पड़ी है ना, ये दोनों गुजरात में हैं, ये 2 बड़ी नदियाँ, इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ, और नर्मदा और तापी, साबरमती, माही, इनको कह सकते हैं हम चारों को मिलाकर थोड़ी बड़ी नदियाँ। तो इन चारों नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियाँ हैं जो प्रमुख नदियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ गिरती हैं, आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें भारत में दुनिया के सबसे पुराने और सबसे नए मैदानी क्षेत्र भी हैं। जैसी धरती आज दिखती हमेशा से ऐसी नहीं रही, जितना आपका पूरी पृथ्वी का आपका यहाँ पर एरिया है, लैंड फॉर्म है, वो पूरा एक जैसा कभी नहीं रहा। कुछ इलाका बहुत पहले बना, कुछ इलाका बहुत बाद में बना। अगर पहले की बात करें तो भारत में सबसे पुराने क्षेत्रों में देखिए कौन सा आता है, एक तो आता है अरावली की पहाड़ियाँ, ये सबसे पुराना क्षेत्र है। सबसे नई की बात करेंगे तो हिमालय सबसे नए आपके माउंटेन्स हैं, दुनिया की भी बात हो रही उनमें भी।
और ऐसे ही अगर आपके पहाड़ों को छोड़कर पूरे आपके जोन अगर अदर एरियाज़ की बात करें तो भारत में सबसे पुराना क्षेत्र जो है वो है आपका भारत का अधिकांश प्लेट्यू रीजन, मोस्ट ऑफ दी आपका पठारी क्षेत्र जो आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा आपका वो एरिया जो दोनों के बीच में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, हिमालय के और पठारी क्षेत्र के बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का मैदान, ये भी दुनिया के न्यूएस्ट एरियाज़ में, यानी सबसे बाद में बनने वाले क्षेत्रों में। तो भारत में दुनिया के सबसे नए और सबसे पुराने क्षेत्र दोनों हैं। सबसे पुराना दुनिया का अरावली, और भी है दुनिया में लेकिन अरावली उनमें से एक है। सबसे नए माउंटेन्स हिमालय, सबसे पुराना भूभाग पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे नया भूभाग नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी बनी हुई है जो पठारी क्षेत्र और पथरीला इलाका होता है, पथरीला मतलब पत्थर ज़्यादा होंगे उसमें। अब जो पत्थर है वहाँ पर कौन से होते हैं, आपको जनरली 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, सेल होते हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो जो लावा के ठंडा होने से बने डायरेक्टली, ठीक, ज्वालामुखी फटा, उसमें से आपका बहता हुआ मैग्मा निकला, मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया यानी कि आपका ठोस हो गया। अब मैग्मा के ठंडा होने से जो आपका पथरीला इलाका बनेगा उसमें जो पत्थर होंगे वो ज़्यादातर कौन से होंगे, वो कहलाएंगे आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस मतलब डायरेक्टली आग से, यानी वोल्केनो जो फटता है तो आग जैसी संरचनाएं निकलती हैं, आग लग जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस समय जो रॉक्स निकलेंगे उनको बोला जाएगा इग्नियस। दूसरी रॉक्स आती हैं आपकी सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी। तो अवसादी कौन सी होती हैं, आप लोग देखते होंगे किसी जगह पर बैठते हैं, अगर कई दिनों तक वहाँ पर आप झाड़ू ना लगाएं, सफाई ना करें तो उसके ऊपर धूल जम जाती है, देखा है कि नहीं। अगर सदियों तक ऐसी धूल जमती रहे, हजारों सालों तक, तो इसे क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा सेडिमेंट्स, अवसाद। और यही प्रेशर और टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कंडीशन में यही कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स में, सॉलिड हो जाते हैं एकदम। और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स आप डेली देखते हैं, सड़कें पड़ती है, पत्थर देखते होंगे छोटे छोटे, देखते हैं नहीं, तो उनके अंदर देखते होंगे कई सारे चकत्ते से होते हैं, कहीं आपका व्हाइट कलर का है तो कहीं ब्लू कलर का है, पतली स्ट्रिक्स सी होती हैं, उसके ऊपर लाइनें बनी होती हैं, तो वो सारे के सारे अवसादी चट्टानें होती हैं। तो भारत में अवसादी चट्टानें ज़्यादातर सड़क काट डालने के काम आप आती हैं, वो सारी अवसादी हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार की होती है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित। कोई भी चट्टान हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से अपना रूप बदल ले, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हम उसे बोलते हैं आपके रूपांतरित चट्टानें। ठीक, तो जो आपका भारत का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है ये किससे बना हुआ है, ये बना है आपके आर्कियन। आर्कियन एक एज है, सबसे पुरानी आर्की मतलब होता है पुराने से पुराना। तो आर्कियन एज में बने हुए थे नीस और शिष्ट। नीस और शिष्ट दोनों पत्थर के प्रकार हैं। ये उसी तरह है जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, देखा है कि नहीं। घरों में किचन पर जो स्लैब डलवाते हैं तो देखा होगा कि हल्का नीला सा, वो हल्का गहरा सा गहरे रंग का हरे रंग का पत्थर आता है, तो वो होता है आपका ग्रेनाइट। सीढ़ियों पर भी यही लगता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर सभी ने देखा होगा, यानी कि आपका सैंडस्टोन। जितना आपके लाल किला बना है, चाहे दिल्ली वाला हो चाहे आगरे वाला हो, लाल पत्थर से बना है। वो लाल पत्थर कौन सा है भैया, बलुआ पत्थर। हमारी बरेली कॉलेज भी लाल पत्थर से बनी है, लेकिन यह पत्थर ना होकर यहाँ पर ईंट है, तो धोखा नहीं खाना है। ठीक है, आप सोच लें कि आपका रॉक से, ये नहीं, ईंट से बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपने संगमरमर देखा होगा, देखा है कि नहीं, मार्बल। हाँ, तो ये भी क्या पत्थरों के प्रकार है। तो ऐसे ही नीस और सिस्टी भी एक प्रकार के पत्थर हैं। अब आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अगर बारे में बात करें तो हम लोग क्या चीज़ है, ये सी से सराउंडेड है, ये बात हो चुकी है पहले। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा नहीं कि इसका एक ही नाम है, इसके कई सारे नाम है लोकलाइज तरीके से। जहाँ जैसा एरिया है उसी हिसाब से इसका नाम पड़ता है। ठीक, जैसे हम किस रीजन में बैठे हैं, ये पूरा आपका मैदानी क्षेत्र है, पंजाब से लेकर कहाँ तक, पंजाब से लेकर बंगाल तक, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, लेकिन इसके लोकल नाम है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हम जहाँ बैठे हैं वो कौन सा रीजन, हम इसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड, वो सॉरी रोहिलखंड। लखनऊ की तरफ चले जाएंगे कौन सा रीजन कहलाएगा, अवध रीजन कहते हैं कि नहीं। ठीक, अगर आज झांसी की तरफ चले जाएं क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। तो ये क्या रीजन है। ऐसे ही आपके लोकल तरीके से भारत में प्लेट्यू के भी नाम है। अब कौन कौन से प्लेट्यू के नाम है देखिए, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सेंट्रल इंडियन, काठियावाड़, छोटा नागपुर, मेघालय, डेक्कन, हजारीबाग, दंडकारण्य, कर्नाटक, तेलंगाना, कई सारे नाम है। इनको अभी लोकेट करके बताता हूँ मैं, देखिए ये। अब इसमें आपको मोटे मोटे तौर पर भारत की पहचान तो होगी है या नहीं है, या ये भी कुछ लोग नब जाते हैं इसमें। और जो नवजात रहेंगे तो उनको बड़ी समस्या रहेगी। ज्योग्राफी में मैप नहीं आता तो कुछ नहीं आता आपके लिए।
ठीक है, ज्योग्राफी मतलब मैप, और यहाँ पर हर चीज़ मैप से ही चलती है। ठीक, तो ये दक्षिण भारत है, जिसमें आपका ये वाला राज्य कौन सा, गुजरात। अब गुजरात और इधर वाला ही मध्य प्रदेश, और हम यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है आपका, हमसे इससे ऊपर है आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, जिसमें हम बैठे हुए हैं। इधर वाला पार्ट है ये छत्तीसगढ़ है, इधर के लिए आपका झारखंड है। तो देखिए सबसे पहला वाला आपका प्लेटू कौन सा था, यहाँ से तिकोना तिकोना आर्क बना लें, मोटे मोटे तौर पर ये सतपुड़ा दिख रहा है आपको, ये वाली नदी है यहाँ पर नर्मदा। तो नर्मदा से ऊपर वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं आपका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू यानी मध्य भारत का पठार, और इससे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन मतलब दक्कन, ठीक, डेक्कन, और दक्कन क्या है, दक्षिण भारत, आपके दक्षिण का एब्रीविएशन है यानी अपभ्रंश है। ठीक, तो आपके पठारी क्षेत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं मध्य भारत का पठार क्योंकि मिडिल में है इंडिया में, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, अब मध्य भारत के पठार को फिर से इसके कई लोकल नाम है। जो आपको बिल्कुल अरावली के पास में यहाँ पर दिख रहा है, ये अरावली के ईस्ट की तरफ, इसे बोला जाता है मालवा प्लेट्यू। ठीक, मालवा प्लेट्यू किस पर है, एक तरफ इसके वेस्ट की तरफ है अरावली, दक्षिण में है इसके आपके विंध्याचल रेंज या विंध्य पर्वत, और इसके उत्तर में है बुंदेलखंड रीजन। तो इस तरह ये तिकोना सा हिस्सा जो फंस गया इसको बोला जाता है मालवा प्लेट्यू। ठीक, अब ऐसे ही एक मालवा प्लेन भी है, मालवा का मैदान, यहाँ पर मालवा का पठार है, और पंजाब हरियाणा का दक्षिणी वाला हिस्सा है जो थार मरुस्थल के ऊपर, वो वाला क्षेत्र जहाँ मेरा ट्रिगर रखा है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है मालवा का मैदान। तो कन्फ्यूज नहीं है ना, मालवा का मैदान और मालवा का पठार दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना एटलस निकाल लीजिए, एटलस में जो जो लाए हो, एटलस में इंडिया वाले उसमें सब दिख रहा होगा। ठीक, निकालिए, उसको बताता जाता हूँ। लाए नहीं है, पता नहीं था, अच्छा मुझे भी नहीं पता था, कोई बात नहीं, बराबर छूट गए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, ये, तो ये कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के यहाँ से लेकर हमारे कौन से रीजन तक आता है, सोनभद्र रीजन तक। तो काफ़ी तिरछी तिरछी भी आपकी रेंज है ये। तो अरावली, विंध्याचल और इधर बुंदेलखंड, इसके बीच में जो तिकोना सा जो आपका प्लेट्यू है उसे बोलते हैं मालवा। मालवा के उत्तर में आ जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, झांसी और ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र। चंबल नदी यहाँ पर प्रमुख रूप से इसी रीजन में फ्लो करती है। ठीक है, इससे इधर के लिए बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपके लोहे यानी कि लौह अयस्क और कोल संसाधन है यानी कि कोयला, इसमें प्रचुर मात्रा में काफ़ी पाए जाते हैं इस रीजन में। और ये मान लीजिए आपका एरिया आता है, वो आता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल में। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में ही यहाँ पर आपका एक पार्ट आपका कहलाता है हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में पड़ता है, इंडस्ट्रियल रीजन है, इसको बोलते हैं हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक, यहीं पर इसी का नाम है एक और रांची प्लेट्यू। रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल, तो आपके इसके आसपास वाला जो क्षेत्र होगा उसे बोल देते हैं आपका रांची प्लेट्यू। ठीक, उसके नीचे यहाँ पर आएंगे छत्तीसगढ़ में, तो इसको छत्तीसगढ़ प्लेट्यू या फिर दंडकारण्य प्लेट्यू भी कहते हैं। दंडकारण्य कौन सा, बस्तर अभी न्यूज में है, आपने सुना ही होगा, कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है। ठीक, आईईडी ब्लास्ट, हमारे सैनिक मारे गए थे, सीआरपीएफ के जवान, तो वो कौन से जिले में है, बस्तर में। और जो बस्तर कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ के निचले वाले पार्ट में है। अब छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर, तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के आपका जो मेरे ट्रिगर रखा है आपका प्लेट्यू का यू आ रहा है, यहाँ पर वाला पार्ट है, ये है बस्तर रीजन। तो बस्तर के आसपास वाले क्षेत्रों में यहाँ पर जो पूरा प्लेट्यू रीजन है उसका नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य सुना है पहले कभी, रामायण में नाम नहीं आया, हाँ तो वही तो है ये। ठीक, वही रीजन है ये, अयोध्या, अवध, दंडकारण्य, दंडकारण्य वाला रीजन। देखिए, तो ये वाला कौन सा है, दंडकारण्य रीजन। उसके बाद अगला वाला जो रीजन आता है कौन सा, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ, पश्चिमी घाट के किनारे। तो यहाँ पर है आपके सतपुड़ा विंध्याचल रेंज, उसके बाद आती है सतपुड़ा और बीच में इन दोनों की नदियाँ बहती हैं, सतपुड़ा के दोनों तरफ बहती हैं, आपके उत्तर की तरफ इसमें नर्मदा नदी, नीचे की तरफ तापी नदी। उसके नीचे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, और डेक्कन प्लेट्यू का मेजर पार्ट किस में है,
ये आपका महाराष्ट्र में और कर्नाटका की तरफ। यही जब नीचे पार्ट पहुंच जाए कर्नाटक में तो इसे बोलते हैं कन्नड़ा प्लेट्यू या फिर कर्नाटक प्लेट्यू, और नीचे पहुंच जाएंगे तो इसे बोलते हैं आपका तमिलनाडु का प्लेट्यू या तमिल प्लेट्यू। ठीक, अब यही आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यही चला जाता है कहाँ के लिए, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से नीचे होते हुए दक्षिण उत्तर भारत की ओर। उत्तर भारत में ये जो पूरा रीजन है इसे बोलते हैं आपका, असम में तो आपका ब्रह्मपुत्र घाटी है, उसमें तो मैदानी क्षेत्र है। बाकी मेघालय में और आसपास के कुछ क्षेत्रों में आपका जो पठारी क्षेत्र पड़ता है हम उसे बोलते हैं शिलांग प्लेट्यू, क्योंकि शिलांग किसकी कैपिटल है, मेघालय की, या फिर इसे बोला जाता है मेघालय प्लेट्यू। ठीक, अब सवाल ये है, देखिए जो आपका मेघालय प्लेट्यू इसे माना जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा, यानी उसका आपका पार्ट। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला रीजन है, ये कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, या रहा झारखंड में, और यहाँ पर बीच में आपका बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है, फिर बांग्लादेश है, उसके बाद ये है मेघालय। इन दोनों के बीच में तो आपकी नदियाँ बहती हैं, डेल्टा रीजन है, मैदानी क्षेत्र है, इधर है वाला प्लेट्यू, ये वाला प्लेट्यू, ऐसा कैसे हो गया। प्लेट्यू अगर होगा तो प्लेट्यू का ही तो पार्ट प्लेट्यू बनेगा। इसके ईस्ट में प्लेट्यू, वेस्ट में प्लेट्यू, मिडिल में क्या हो गया, बहुत बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बहुत बड़ा एरिया आपका डेल्टा के अलावा मैदानी क्षेत्र भी। तो हुआ कि आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में सबडक्शन हुआ। सबडक्शन मतलब जमीन का नीचे धंसना, अभी अचानक से नहीं, हजारों सालों में आपका ये सब कंप्लीट हुआ। तो जो आपका नीचे जो गड्ढा बन गया, मान के चलिए आपका ये क्लास है, यहाँ पर आपका उछला पार्ट होगा, ये वाला जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, और हमारे क्लास के बाहर जो स्टेज है, सीढ़ियाँ जो उधरते हैं, वो मान लीजिए शिलोंग प्लेट्यू, और आप जिस क्लास में बैठे यहाँ पर नीचे को जमीन धंस जाए। अब जमीन में गड्ढा होगा तो क्या होगा, या तो पानी भरेगा या फिर आके सेडिमेंट जमा होंगे, अवसाद जमा होंगे, यही तो होगा। हवा बहेगी या फिर पानी आपका बहकर आएगा तो क्या करेगा, अवसादों को वहाँ पर ला के छोड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अवसाद जो जमा हुए वो नदियों द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ लाला के क्षेत्र में डालती रहीं उस गड्ढे में। तो नीचे तो आपका रह गया कौन सा, प्लेट्यू, और उसके ऊपर बनेगा एक मैदानी क्षेत्र। तो छोटा नागपुर का हिस्सा कौन बन गया, इस तरह बन गया आपका मेघालय प्लेट्यू। बात क्लियर। तो हम कह सकते हैं शिलोंग प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब इसके अलावा देखिए ये वाला जो रीजन दिख रहा है यहाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये गुजरात है, और गुजरात में जो प्लेट्यू रीजन है इसे बोलते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू। क्या कहते हैं, काठियावाड़, बहुत फेमस रीजन है। यहीं पर आपके गिर वन पाए जाते हैं, सुने कि नहीं, हाँ गिर वन तो सुने होंगे, गिर फॉरेस्ट। और वहाँ पर सिर्फ क्या पाया जाता है, पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र जगह है जहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, या बब्बर शेर पाया जाता है। बब्बर शेर कौन सा होता है, हाँ जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, जैसे मैं रखता था पहले ठीक है, ठीक है, दाढ़ी वाला शेर आपका वही बब्बर शेर है। सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट केवल उसका वही है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा बचा, तेलंगाना में है, सभी जानते हैं, हजारीबाग बता चुका हूँ, मेघालय प्लेट्यू, काठियावाड़, सेंट्रल, बघेलखंड, बुंदेलखंड और आता है, इसको और बता दूं। देखिए यहाँ पर पड़ता है आपका कौन सा, झांसी ग्वालियर वाला रीजन है, ये है बुंदेलखंड रीजन। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जिले पड़ेंगे जालौन, बांदा, इलाहाबाद, ठीक, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद वाला जो रीजन है ये कहलाता है बघेलखंड। उधर देखेंगे तो आपके ज़्यादातर लोगों के सरनेम में बघेल लगा मिलेगा, देखा है कि नहीं कभी, पॉलिटिकल पार्टीज को उनको पढ़ा करिए, कैंडिडेट को कौन कहाँ से जीत कर आया तो पता लग जाएगा। बंगाल की ज्योग्राफी समझनी हो तो इस समय आप इलेक्शन को फॉलो करिए पूरा। मैंने पहले ही बताया था आपकी क्लास में, किसी एरिया को समझने का सबसे क्लासिकल समय क्या है, इलेक्शन टाइम। हर छोटा कस्बा, नगर, पूरी डेमोग्राफी, पूरा एरिया सब पूरा अखबारों में छाया रहता है। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन के बारे में, कौन कहाँ कैसे, उस एरिया के मेन मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो किसी एरिया को समझने का सबसे क्लासिकल समय आपका होता है इलेक्शन टाइम। अखबारों में खूब बढ़िया तरीके से निकलता रहता है हर छोटे मोटे उसके मामले में। तो इस समय फॉलो कर सकते हैं बंगाल के मामले में, ठीक, कौन कौन सा रीजन है, जंगल महल क्या है, मेदिनीपुर क्या है, ठीक, कोस्टल एरिया मतलब आपके कलकत्ता के हल्दिया के आसपास वाले क्षेत्र कौन से हैं, पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तो ये पूरा रीजन है, इसको आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से के बारे में। सबसे पहले आता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, आपने एक शहर का नाम सुना होगा, इंदौर, सुना है।
ये मालवा प्लेट्यू में ही लोकेटेड है, ठीक, इंदौर। और उदयपुर सुना है? मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ के ईस्ट में जो पूरा रीजन पड़ता है, मेवाड़, उदयपुर, झालावाड़ जिले पड़ते हैं, उसके ईस्ट में जो पूरा रीजन पड़ता है अरावली के बाद, वही है पूरा आपका मालवा प्लेट्यू, ठीक। कहाँ पर है ये? एक एक करके देखते जाएंगे। कहाँ? ईस्ट ऑफ अरावली, अरावली के उत्तर की ओर है, मतलब सॉरी पूर्व की ओर है। और ज़्यादातर जो प्लेट्यू का जो पार्ट है वो ज़्यादातर पड़ता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादातर हिस्सा। इसमें एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी क्या है आपकी? रिफ्ट वैली है। अब रिफ्ट वैली क्या होती है ये जानते हैं? रिफ्ट वैली क्या होती है? कहाँ है डस्टर? कहाँ गया? देखिए, मान लेते कि आपको कोई ये लैंड ब्लॉक है ऐसा। अब इस लैंड ब्लॉक में क्या हुआ? आपके फ्रैक्चर हुए। अब फ्रैक्चर मान लेते वो इस तरीके से हुए यहाँ से, यानी आपका आपसे 3 टुकड़े हो गए इस लैंड ब्लॉक के। अब लैंड ब्लॉक छोटा मोटा नहीं, ये मतलब हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। जो प्लेट्यू रीजन होता है लावा के ठंडा होने से बना आपका, तो ये कैसा होगा? कई आपके बहुत सारे एरिया में फैला होगा। अब यहाँ पर इसके फ्रैक्चर से कई सारे ब्लॉक बन गए, मतलब आपके ये अलग ब्लॉक ये हो गया 1 2 3। अगली बार क्या होगा? अब इनमें से कोई पार्ट तो ऊपर उठेगा, क्योंकि फ्रैक्चर होता कब है? जब कुछ टेंशन पैदा हो, और जब टेंशन पैदा होगी तो क्या होगा? कुछ ऊंचा नीचा तो होगा ही होगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है जिससे फ्रैक्चर हुआ वो एक टुकड़ा अलग रह गया, बीच वाला पार्ट ये नीचे को धस गया, ठीक। नीचे को धसने से क्या हो गया? आपका ये संरचना कुछ इस तरीके से बन गई, ये वाला, और ये वाला पार्ट ऊपर की ओर रह गया, ठीक। अब चूंकि क्या हो गया? अभी अब ये संरचना जो बनती है वो इस तरीके से, जैसे आप बैठे हैं, पूरी जमीन एक जैसी हुई है, आपका एक तरफ का हिस्सा इधर रह गया, एक तरफ का ऐसे, बीच में आपका ये रह गया। ऐसा फ्रैक्चर पड़ता चला गया लंबी दूरी तक, बीच वाला हिस्सा नीचे बैठ गया, आप वहीं के वहीं रह गए, तो बीच में क्या बन जाए? खाई बन जाएगी लंबी दूरी तक। ये जो खाई बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्ट यानी भ्रंश। अब इस खाई में समय के साथ क्या होगा? या तो आपके धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होने से पूरी तरह क्या हो जाएगी? पट जाएगी, ठीक, सेडिमेंट जमा हो जाएंगे, लेबलिंग हो जाएगी इसकी। या फिर इधर पहाड़ी क्षेत्र, इधर पहाड़ी क्षेत्र, और नदियाँ आपकी जब बरसात होगी पानी इसमें आएगा तो नदी फ्लो करने लगेगी। तो जब ऐसे ही क्षेत्र में नदी फ्लो करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिफ्ट वैली रिवर या भ्रंश घाटी नदी। अब इस भ्रंश घाटी नदी में भारत में कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन 2 प्रमुख उदाहरण हैं, तापी और नर्मदा। क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ का जो पार्ट है, देखिए अब ये वाला जो माउंटेन, ये वाला पार्ट होगा, ये भी किसी एरिया में माउंटेन की तरह दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा उठ गया। और ये वाला पार्ट भी किसकी तरह दिखेगा? माउंटेन यानी पहाड़ियों की तरह दिखेगा। बीच में ये नीचे को घाटी की तरह दिखेगा। तो हम देखें अगर यहाँ पर इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर है आपका बिंद रेंज, और बिंद रेंज के बाद यहाँ पर एक नदी फ्लो करती है, उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहाँ पर फिर बीच में एक और माउंटेन है, और इस माउंटेन का नाम क्या है? ये है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद में फिर एक नदी फ्लो करती है, और इस नदी का नाम क्या है? ये है तापी या फिर ताप्ती, ठीक। इसके बाद फिर से माउंटेन रेंज है, सतमाला, गाबिलगढ़ वगैरह, ठीक। तो यहाँ पर देखा हमें सीक्वेंस याद करना है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, उसके बाद बीच में नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद महाराष्ट्र की बहुत सारी माउंटेन रेंज है, कई सारी, सतमाला, गाबिलगढ़, यही आगे चले जाएंगे तो अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ, ठीक। सतपुड़ा के बाद में यही आ जाएंगे कौन सी वाली, अभी जानेंगे इनके बारे में, महादेव, मैकाल वगैरह, ये सारी की सारी रेंज है। तो सीक्वेंस याद करना। आप गौर से देखें तो देखिए सतपुड़ा कौन सा हुआ? उठा वाला क्षेत्र, ठीक। बीच में क्या हो गया? ये घाटी क्षेत्र। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। ये वाले कौन सी हो गई? भ्रंश घाटी क्षेत्र, ठीक। तो सतपुड़ा क्या है? 2 भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें से एक भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है और एक भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी फ्लो करती है, ठीक। इसके अलावा ऐसी भ्रंश घाटियाँ भारत में कहाँ मिलेंगी?
ये मिलती है आपकी दामोदर की वैली में। जो अपर दामोदर रिवर है वो भी भ्रंश घाटी में फ्लो करती है। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में कई सारी छोटी नदियाँ भ्रंशों में फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नदियाँ हैं मालवा प्लेट्यू की, मालवा प्लेट्यू से नदियाँ दो डायरेक्शन में निकलती है। दो डायरेक्शन में कौन कौन सी? कुछ नदियाँ तो जाती हैं कहाँ के लिए? कुछ नदियाँ तो मिल जाती है आपकी नर्मदा में और तापी। तापी चली जाती है कहाँ पर? कौन सा रीजन में? एटलस अगर लाए हो तो उसमें देख खंबात की खाड़ी में, गुजरात की तरफ। जबकि कुछ नदियाँ कहाँ जाती हैं? जैसे ये चंबल नदी आपके बिल्कुल इंदौर के पास से निकलती है। इसके अलावा चंबल के अलावा यहाँ पर कौन सी? केतवा, बेतवा, कैन और सोन, ये सारी नदियाँ प्लेट्यू से निकलती हैं आपके मालवा से। तो जो नदियाँ आपकी नर्मदा और तापी मिलती हैं या फिर उसकी सहायक नदियाँ, वो तो चली जाती है कहाँ पर? आपके खंबात की खाड़ी में स्थित होने वाले हिस्से में, अरब सागर में। और कुछ नदियाँ जो आपकी प्लेट्यू से नॉर्थ की तरफ निकलती हैं, इंदौर के आसपास वाले क्षेत्र से, उस रीजन से बात के, तो वो चली जाती है यमुना में जाके मिल जाती है। और यमुना मिल जाती है गंगा में, गंगा मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो हम कह सकते हैं मालवा प्लेट्यू का जो ड्रेनेज फ्लो है, यानी कि पानी के बहाव की दिशा है, वो दो डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में कौन सी? नर्मदा की तरफ है, वो बंगाल की खाड़ी, वो अरब सागर में। और दूसरी नदियाँ जो गंगा की सहायक हैं, यमुना में जाके मिलती हैं, उनका डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल में। ठीक, यहाँ पर जो एवरेज एलिवेशन है, अब एवरेज एलिवेशन कौन सा? मतलब आपका औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? 500 मीटर है। और इंडिया के ये सबसे पुराने और सबसे स्ट्रॉन्ग क्षेत्र में से एक रहा है। अगला वाला प्लेट्यू आता है कौन सा? बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड में कौन सा? फिर से वही रीजन, जैसे आगरा पार करेंगे तो आपको पठारी क्षेत्र दिखने लगा, इटावा के आस पड़ोस वाले क्षेत्रों में, इटावा को पार कर। कौन सा? जैसे जालौन है, ठीक, बांदा है, उधर के लिए और बढ़ेंगे तो झांसी है, ललितपुर है। जो पूंछ दिखती है उत्तर प्रदेश में आपको नीचे की ओर, वो पूरा रीजन है, वो कहलाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। नाम से जैसे इंडिकेट हो रहा है। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू दो राज्यों में फैला हुआ है मेनली, एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये गंगा बेसिन के साउथ की तरफ है, यानी गंगा नदी के साउथ की तरफ है इसका मेनली रीजन। और यहाँ पर कौन सी रॉक्स है? ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट मैंने बताई आपको, ज़्यादातर हम लोगों ने देखी होती है सीढ़ियों में, घर के किचन का जो स्लैब होता है वो अभी ग्रेनाइट ही लगती है ज़्यादातर। ठीक, यहाँ पर एवरेज हाइट फिर से वही आपकी नॉर्मली उतनी ही रहनी है। ठीक, यहाँ पर चंबल नदी का जो फ्लो है वहाँ पर देखता हूँ बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र बन जाते हैं जिनको रेवांश पढ़ा जाता है। हम उन्हें हिंदी में कहते हैं बीहड़। सुना है कि नहीं? देखा है? अगर नहीं देखा है तो 5 सिंह तोमर मूवी देखना। ठीक, अच्छी मूवी है, इंडिया में आपके मतलब रियलिस्टिक उस पर बनी है। इरफान खान ने एक्टिंग की थी उसमें। तो उसमें पूरी जो मूवी की शूटिंग है वो चंबल की घाटी की है। चंबल घाटी में पूरी क्या है, आपका पूरा क्षेत्र वो आपके बड़े बड़े रेत के टीले मिलते हैं, उन्हें बीहड़ कहते हैं। और वो कहाँ पर है? वही क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड की शुरुआत, उसी के बाद वाले क्षेत्र में। तो चंबल नदी क्या है आपकी? इसकी यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके बाद है बघेलखंड रीजन। बघेलखंड कौन सा क्षेत्र? आपने रेहंद बांध देखा है? नहीं, रेहंद वाला जो सोनभद्र और मिर्जापुर, उस वाले रीजन में आपके यहाँ पर वाले पूरा क्षेत्र है। वहाँ पर पूरा क्षेत्र आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और साथ में कुछ एरिया मध्य प्रदेश का, इस पूरे रीजन को पढ़ा जाता है बघेलखंड। तो ये 3 राज्यों में आपका स्टेब्लिश, हम कह सकते हो छत्तीसगढ़ भी लगता है वहाँ आपके सोनभद्र से। यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो है सोन नदी, और सोन की ही सहायक है कौन सी? रेहंद नदी। ठीक, यहाँ पर देखिए इस वाले मैप में आपको दिखेगा, देखिए जहाँ से नर्मदा निकलती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, मैकाल रेंज में। अमरकंटक से वेस्ट की तरफ निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी, और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। यानी कि आपका अगर यहाँ पर ये है आपका मैकाल रेंज और यहाँ पर है अमरकंटक, यहाँ से इधर के लिए निकलकर चली जाती है ये वाली नर्मदा नदी, और यहाँ से निकलकर ऊपर की ओर जाती कौन सी नदी? सोन नदी। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, मैं जो आपका ट्रिगर जो चला रहा हूँ, ये है सोनभद्र जिला। सोनभद्र में यहीं पर एक छोटी सी नदी है, इधर से आकर फ्लो करती है, जिसका नाम है रेहंद। रेहंद पर ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया रेहंद बांध। और यहाँ बांध बनाने से एक तालाब बनवाना जो भारत में सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक्स में गिना जाता है,
और वो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब गोविंद बल्लभ पंत जी कौन थे ये? हाँ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक, यहीं पर आपका जो पूरा क्षेत्र है ये आपका कौन से जिले में आता है? ये आता है सोनभद्र में। तो ये नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी के नाम से यहाँ पर 2 जिले पड़ते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। सोनभद्र वो डिस्ट्रिक्ट है अकेला, इसमें 4 आपके राज्य टच होते हैं दर से। एक तो उत्तर प्रदेश खुद, दूसरी तरफ से कौन सा? मध्य प्रदेश, नीचे की तरफ से यहाँ पर हल्की सी चोंच लगती है किसकी? छत्तीसगढ़ की, और पूर्व की तरफ से थोड़ा सा पार्ट झारखंड का। ठीक, और थोड़ा सा हिस्सा हल्का सा टच होता है बिहार का। तो ये जो पूरा रीजन है सोनभद्र का काफ़ी बड़ा जिला है। तो मैं बता रहा था आपको सोनभद्र एक जिला पड़ता है, इसका किसके नाम से नाम पड़ा? सोन नदी के नाम से। अगला वाला जो जिला जो पड़ता है सोनभद्र यहाँ से वो है सोनपुर। और सोनपुर आपने सुना होगा, दुनिया में आपके जीके में पढ़ा होगा, वन लाइनर में याद है किसी लिए? दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में है, सोनपुर में। ठीक, तो वो आपके इसी के नाम से है। तो सोन नदी कहाँ पर आपकी फ्लो करती है? बघेलखंड रीजन में। रेहंद कहाँ पर है? बघेलखंड रीजन में। मिर्जापुर सोनभद्र कौन सा इलाका है? बघेलखंड। लखनऊ में जितना भी पार्क बना है आपका, अंबेडकर पार्क हो, हाथियों वाला जिसमें आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में शूट की गई है वहाँ पर, देखा है नहीं? गाना भी सुना होगा, सुनो ना संगमरमर, सुना है? उसके पीछे बहुत सारे लाइन से हाथी दिखते हैं। हाँ, वो पूरी शूटिंग कहाँ की है? वो अंबेडकर पार्क की, लखनऊ में। तो गोमती नगर में बहुत सारे आपके इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं। उनके लिए सारा पत्थर कहाँ से आया? वो इसी रीजन से, बघेलखंड की खुदाइयों से, आपके इस वाले रीजन से। सोनभद्र, मिर्जापुर और आपका ये पूरा रीजन है। ठीक है, अगला वाला जो आपका प्लेट्यू आता है बघेलखंड के बाद, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। ठीक, हम इसे मध्य हाईलैंड्स भी कहते हैं। हाईलैंड मतलब उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब होता है आस पड़ोस के एरिया से कंपैरेटिवली ऊंचा हो, और साथ में इसमें पहाड़ियां कम हो। प्लेट्यू उसको बोलेंगे जिसमें ऊबड़ खाबड़ भी हो, पहाड़ियां भी हों। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो बेसिकली क्या है आपका? वो वाला रीजन जो 3 तरफ से कवर्ड है। किससे? एक तरफ से इधर मालवा प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू के बाद ये वाला जो रीजन बचता है, ये वाला पूरा क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्य भारत का पठार। इसके उत्तर में कौन सा है? बघेलखंड। और बघेलखंड में एक आपकी माउंटेन रेंज पड़ती कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कैमूर किसका एक्सटेंशन है? जो विंध्याचल आपका पर्वत आता है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक सोनभद्र तक आता है। उसके बाद आपकी जो पहाड़ियाँ शुरू होती है वो कहलाती है कैमूर। तो कैमूर कहाँ पर है? सोनभद्र से बिहार तक। ये PCS में पहले आ चुका है। ठीक, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड मध्य प्रदेश में लोकेटेड है मेनली। यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं जो चंबल की सहायक हैं? जैसे काली सिंध, ठीक, इसके अलावा बनास, पार्वती और बेतवा जो यमुना की सहायक है आपके जाकर। सोन नदी भी इसी रीजन के पड़ोस से निकलती है। ठीक, और इसके ईस्ट में कौन सा है? उसे बोलते हैं मारवाड़ अपलैंड। ईस्ट में, ईस्ट में कहाँ? छत्तीसगढ़ की तरफ घुस जाते हैं तब। ठीक, तो मारवाड़ अपलैंड। उसके बाद आता है नया वाला काठियावाड़ प्लेट्यू। तो काठियावाड़ तो सभी जानते ही होंगे, कौन सा रीजन है? गुजरात में। इंडिया के डिवीजन के बाद आपके 2 राष्ट्राध्यक्ष, 2 राष्ट्रपिता कहे गए। गांधी जी को कहा गया आपके भारत का राष्ट्रपिता, और पाकिस्तान के जवाहरलाल नेहरू। कौन बोल रहा है भाई? ठीक है, ठीक है, क्या चाह रहे? दंगा करवाओगे देश में? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये दोनों कहाँ के थे नेटिव? दोनों के दोनों काठियावाड़ी थे। दोनों के दोनों काठियावाड़ी थे, यानी दोनों के दोनों गुजरात के थे। मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश भी आपके काठियावाड़ी क्षेत्र में उसके 4 फादर्स थे जो। ठीक, तो जो काठियावाड़ प्लेट्यू है वो गुजरात में है। अब गुजरात में 2 रीजन आते हैं। कौन कौन से 2 आते हैं? जो एटलस में देखेंगे आप, ये वाला दिख रहा है ये। तो एक तो नीचे वाला जो तिकोना वाला प्लेट्यू है, 2 प्लेट्यू, इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्लेट्यू या फिर काठियावाड़ पेनिनसुला। अगला वाला रीजन ही कौन सा बचा? जो दूसरी चोंच दिख रही है, क्या है? ये है आपका कच्छ रीजन। कच्छ सुना है ना? हाँ, किस लिए फेमस है? किस लिए? हाँ, जंगली गधे के लिए, पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, और ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, कई सारी। ठीक,
इसमें बहुत सारे, देखिए हाँ, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है, ये वाला काठियावाड़ प्लेट्यू जो बना है वो आपका वोल्केनो इरप्शन से बना है, और जब वोल्केनोज आते हैं तो क्या बनता है, उसकी वजह से मैग्मा निकलता है, और मैग्मा के ठंडा होने से फिर लावा बनता है, और वही क्या बनेगा, वही आपका पठारी क्षेत्र बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर कई सारी जगह जैसे जूनागढ़ रेंज है, पावलगढ़ रेंज है, गिर रेंज है आपका, ठीक, गिरनार रेंज है। अब इनके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र में आती हैं। इन्हीं में आपका भारत का राष्ट्रीय पशु जो पहले था, कहा जाए एक तरीके से तो कौन सा, लायन, बब्बर शेर, वो इसमें लोकेटेड, मतलब आपका रहता है, उसका नेचुरल आवास है ये। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है नल सरोवर। ठीक, नल सरोवर में किस लिए फेमस है, ये बर्ड सेंचुरी। अभी बर्ड सेंचुरी क्या होती है, देखिए 3-4 चीज़ आती हैं। आप जब पढ़ेंगे तो क्या होता था, जैसे भारत में पहले शिकार करने का शौक था, अब भी शिकार करने का शौक पालते हैं लोग, लेकिन बस बात वही है कि ना हथियार हैं और ना ही चिड़िया हैं ऐसी। तो जो शिकार करने के शौक से बचने के लिए क्या हुआ आपका, बहुत सारे फिर डाइवर्सिटी खत्म होने लगी, बर्ड्स खत्म हो गए, बहुत सारे एनिमल्स खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, कभी किसी टाइम पर ये वाला पूरा क्षेत्र टाइगर प्रोन एरिया था, टाइगर डोमिनेंट एरिया था। यहाँ पर करीब 1 लाख के करीब आपके टाइगर रहते थे जब अंग्रेज आए उस दौरान। अंग्रेजों ने फिर ट्रॉफी सिस्टम चलाया। ट्रॉफी सिस्टम में क्या था कि जो आपके टाइगर को जितना मार लेगा, बॉडी उठाकर लाई, उसको उतना इनाम मिलेगा। अब अंग्रेजों को इससे क्या बेनिफिट था, अंग्रेजों को क्या बेनिफिट था इससे, क्योंकि इस एरिया में पूरे आपके वन संपदा बहुत थी, बड़े बड़े घने वन थे, और बड़ी लकड़ी का क्या होता है, काट कर ये इमारत बनाएंगे, या फिर आपका अमेरिका में आपके जो ब्रिटेन के लोग थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े शिप बनाते थे, या फिर स्लीपर बनाएंगे। स्लीपर कौन सा, ट्रेन के नीचे पटरी के बिछाने वाला, जो देखा कि नहीं, अब तो आपका बनाने लगे सीमेंटेड आता है अब तो, लेकिन पहले लकड़ी का पड़ा होता था। पुरानी लाइन देखेंगे सब में लकड़ी का मिलेगा। तो वो क्योंकि आपके रेलवे नेटवर्क को अंग्रेजों ने बिछाया, तो उसके लिए लकड़ी जो चाहिए थी वो आपके इस एरिया में और पहाड़ी क्षेत्र में मिलती थी। अब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। अब जंगल में पहले ही आपका टाइगर रह रहा है तो कैसे काटने नहीं देगा, तो अंग्रेजों ने जितनी लेबर भेजी, पता लगा कि टाइगर खा गया। कुल्हाड़ी रह जाती थी आपका, उनकी लेबर गायब हो जाती थी। अंग्रेज इस बात से परेशान हो गए कि उनको क्या हुआ, कटाने में दिक्कत आने लगी, तो मजदूरों ने जाने मना कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने ट्रॉफी सिस्टम रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो जितना मार लेगा उसको इनाम देंगे। परिणाम ये निकला, घटते घटते इनकी संख्या कितनी बच गई, कुछ सैकड़ों में, हजारों में रह गई, कुछ हजार पॉपुलेशन रह गई केवल। और एक समय ऐसा लगा कि दुनिया से टाइगर विलुप्त होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सबसे पहले कौन सा इलाका चूज किया गया, वही जो आपका किसी समय किसी शिकारी ने बसाया था। तो जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना होगा। तो जिम कॉर्बेट पहले शिकारी थे एक, उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मारे। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन्होंने एक टाइग्रेस को मारा, तो उसका कब यानी बहुत छोटा बच्चा उसके पास में पड़ा हुआ था। तो उसके बाद वो मूवमेंट देखकर वो अब इतने आपके परेशान हो गए कि उन्होंने आपके शिकार छोड़ने का निर्णय लिया, और उस दिन से वो बन गए कंजर्वेटिस्ट। उन्हीं के हेल्प से या उनके एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि अंग्रेज थे खुद, तो उनकी अफसरों में ज़्यादा सुनी जाती थी, तो उनकी हेल्प की वजह से क्या हुआ, एक नेपाल के आपके उत्तराखंड के नैनीताल वाले क्षेत्र में एक रिजर्व एरिया बनाया। रिजर्व एरिया मतलब आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लागू हों, जहाँ पर बहुत सारे पाबंदियाँ लागू हों। उस क्षेत्र में पाबंदियाँ क्या थी कि आप शिकार नहीं करेंगे, आप बिना मतलब के घुसेंगे नहीं, आप लकड़ी काट कर नहीं लाएंगे, और ऐसा करेंगे तो सजा दी जाएगी। तो उस आरक्षित क्षेत्र को नाम दिया गया हेली। इसी आरक्षित क्षेत्र को बाद में क्या कर दिया गया, इसे कह दिया गया नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क कौन से हो गए, वो आपके जहां पर बिना परमिशन के कुछ भी करना अलाउड नहीं है। बहुत हाई लेवल के यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो सकता है, और वो रिसर्च वर्क, वो भी प्रायर परमिशन चाहिए होती है। ठीक, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, आप एज ए टूर पर जा सकते हैं, एम्यूजमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वहाँ से आप कोई चीज़ इकट्ठा करके नहीं ला सकते, और ना ही आप कोई चीज़ वहाँ लेकर जा सकते हैं। ये गैर कानूनी है। और इसमें अगर ज़बरदस्ती घुसते हुए पाया जाता है, और फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि क्यों आए इधर, और आपने कहा हम तो आए, तो वो गोली मार सकता है सीधे। नो सुनवाई नो अपील।
इतना बड़ी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर होती हैं, यानी फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ पर बिना बताए गोली चलाने का सीधा आदेश है और कोई सुनवाई नहीं होनी है उसकी। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि इंसान ने अपने लालच में यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को, या हम कह सकते हैं नेचर को या एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया। इतना नुकसान पहुँचाया कि बहुत सारे जानवर आपके ख़त्म हो गए, और अगर नहीं बचाए जाते तो आज ये भी ख़त्म हो जाते। हाथी, गैंडा, टाइगर, लायन, ठीक, डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे क्या होते? अगर आपकी सरकार एफर्ट नहीं करती तो हम सिर्फ अखबारों में देख पाते या टीवी पर सिर्फ डायग्राम देखते, इनके इमेज देखते बस। रियल में इनका कोई अवशेष आज तक जीवित नहीं होता। ठीक, तो नेशनल पार्क क्या थे आपके? वो एरिया थे जो हाईली रेस्ट्रिक्टेड थे, तो ये बड़े एरिया में होते सामान्यतः, जैसे आपका लखीमपुर का दुधवा। बाद वाला क्या किया गया आपका अलग क्षेत्रों में कि कुछ मान लेते, जैसे हमारे यहाँ पर कोई आपका फुल्लर झील है, सुना है ना? पहले ही बताया मैंने, फुल्लर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। किस लिए फेमस है? गोमती नदी का उद्गम है, और एकमात्र नदी है जो आपकी कहाँ से निकलती है? प्लेन एरिया से निकलती है। अदरवाइज तो सारी नदियाँ कहाँ से फ्लो होती हैं? सारी की सारी पहाड़ी क्षेत्र से या पठारी क्षेत्र से। तो उसमें क्या है, वहाँ पर आपके बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। भरतपुर आपने सुना होगा। भरतपुर कहाँ पर है? मथुरा से आगे राजस्थान में। और मथुरा में, भरतपुर में एक जगह है जिसका नाम है घाना। घाना में एक तालाब है काफ़ी बड़ा, हम कह सकते हैं झील है। उस झील में माइग्रेटरी बर्ड्स आते, प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी कौन है? ये वो पक्षी हैं जो किसी विशेष स्थान से किसी खास जगह पर आपके आते हैं। जैसे साइबेरिया पड़ता है रसिया में, तो साइबेरिया में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो 6 महीने दिन नॉर्दर्न पोल वाला समय आता है, यानी कि आपका सितंबर से लेकर मार्च का महीना। इस समय तक वहाँ पर बहुत घनघोर ठंड पड़ेगी, क्योंकि सन होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मकर रेखा की तरफ। तो वहाँ पर रोशनी पहुँचती नहीं है, टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। तो ऐसे में वो बर्ड्स क्या करते हैं, वहाँ से पूरा ग्रुप उनका उड़ता है और आपके दक्षिण एशिया की तरफ आ जाता है, विशेषकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इस एरिया में। क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कंपेरेटिवली वार्मर है। और यहाँ पर आकर क्या करेंगे फिर? वो अंडे देते हैं, बच्चे पैदा हुए, फैमिली बढ़ाई। परिवार नियोजन करने नहीं आते हैं, परिवार बढ़ाने आते हैं। परिवार बढ़ाया और मई बच्चों के फिर उड़ लिए। कौन से सीजन में? मार्च अप्रैल के सीजन में, जब वहाँ पर फिर से क्लाइमेट कैसी हो गई? फेवरेबल हो जाती है, यानी वहाँ दिन आने लगता है तो आपकी रोशनी, टेम्परेचर बढ़ जाता है उस दौरान। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे वाले जगहों को बचाने के लिए ज़रूरी था कि लोग क्या करते हैं, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो लोग उनसे टॉय गन से निशाना बनाते, क्योंकि पूरे एरिया में क्या करते हैं, ग्रुप में फ्लो करते हैं। कई बार शिकारी इनको मार मार के खा जाते थे। तो इसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स में भारत में आना बंद कर दिया। अब नहीं आ रहे तो हमें कोई नुकसान था? क्या फ़र्क पड़ रहा था हमारे ऊपर? सोचिए, क्या कोई फ़र्क पड़ता? क्या कोई फ़र्क पड़ता अगर माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी भारत में नहीं आए तो? पड़ता है। नेचर में हर जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो नहीं आएंगे तो कुछ और आपके क्या आएगा, दिक्कतें होंगी। क्योंकि जब वो आते तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा के साफ कर देते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे। दूसरी एक और चीज़, बहुत सारे आपके टूरिस्ट सिर्फ इंडिया में इसलिए आते हैं कि चलो माइग्रेटरी बर्ड्स देखेंगे। जब उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे टूरिस्ट? जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, टूरिस्ट कम आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इन प्लेसेस को बचाने के लिए उन्हें घोषित कर दिया गया क्या, सैंक्चुअरी, यानी कि अभयारण्य। कौन सी? अभयारण्य। और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो अभयारण्य क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अगर ये पक्षियों को बचाने के लिए बनाए गए तो इन्हें क्या बोला जाएगा, बर्ड सेंचुरी, यानी कि पक्षी अभयारण्य। और अगर ये जंगली जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया तो इसे क्या बोलेंगे, इसे वाइल्ड लाइफ, क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, यानी जंतु अभयारण्य। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है लेक नाल सरोवर। तो नाल सरोवर एक झील है, ये काफ़ी फेमस है। और ये झील क्या है, ये लोकेटेड है आपके इसी प्लेट्यू में, और ये एक बर्ड सेंचुरी है, वो काफ़ी फेमस बर्ड सेंचुरी है। इससे इधर के लिए आपका रीजन जो पड़ता है, ये वाला रीजन, इस वाले को बोलते हैं अब कच्छ। और कच्छ में क्या है, दलदली क्षेत्र है, तो इसलिए इसे बोला जाता है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रण। अब रण क्या होता है, ये
दलदली भूमि, ठीक। ये दलदली भूमि ये भी क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी सेंचुरी घोषित किया चुका है इसके कुछ पार्ट को, जिसमें एक लिटिल रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर क्योंकि ये भी आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर शिकार करना, बिना फालतू जाना, वहाँ से चोरी डकैती मरना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक। इसमें एक मांडव हिल और बाल्डा हिल्स हैं। बाल्डा हिल और बाल्डा हिल्स क्या है, आपकी वॉल्केनिक ओरिजिन की है, यानी भारत में क्लियर दिखता है गुजरात में कि ये कहाँ से बनी, ये आपके ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला उसके ठंडा होने से बनी है। ऐसे अवशेष भारत में कुछ ही जगहों पर है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो वॉल्केनिक थी वो एंशिएंट टाइम में थी, यानी कि बहुत जब पृथ्वी पर जीवन नहीं रहा होगा उस समय। इस समय भारत में वर्तमान में 2 ही आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और दोनों के दोनों भारत की भूमि पर ना होकर कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में। एक तो बैरन आइलैंड और दूसरा नारकोंडम, ठीक। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका माउंट गिरनार। माउंट गिरनार बिल्कुल ये वाला आपका जो काठियावाड़ लिखा था उस वाले रीजन में है, और ये काठियावाड़ प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू काफ़ी बड़ा प्लेट्यू है, जो सेंट्रल हाईलैंड से उसके ईस्ट में आज की डेट में अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट आपका उड़ीसा का, वेस्टर्न पार्ट वेस्ट बंगाल का, ठीक। ये पूरा रीजन क्या है, ये पूरा रीजन मिलकर बनाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू से कुछ फेमस नदियाँ निकलती हैं, जिसमें सुना होगा आपने दामोदर, सुना है कि नहीं, स्वर्णरेखा नदी सुनी होगी, ब्राह्मणी, बैतरणी, इसके अलावा सुनी होगी महानदी, ठीक। तो ये पूरा रीजन कौन सा, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू बनता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू दुनिया में बहुत फेमस है, ये उतना ही फेमस है जैसे कि जर्मनी का रूर। जर्मनी में एक जगह है रूर। रूर क्या है, आपका इंडस्ट्रियल और मिनरल एरिया है, और पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी आपका एरिया उसकी तरह दिखता है, तो उससे उसी के नाम से बोला जाता है। जैसे भारत में क्या कहा हमने, रूर ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया का रूर क्षेत्र, तो इंडिया में रूर क्षेत्र किसे बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू को। अब रूर क्या है ये, वो मैंने बताया कि जर्मनी का क्या है, एक मिनरल और इंडस्ट्रियल इलाका है, यानी जहाँ पर खनिज भी भरपूर मिलते हैं और खनिजों के साथ साथ वहाँ पर उद्योग धंधे भी खूब हैं। तो भारत में जितने भी आप आयरन एंड स्टील कंपनी देखेंगे या फिर बड़ी कंपनीज देखेंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड है मिनरल से, वो ज़्यादातर कहाँ मिलेगी, इसी क्षेत्र में। चाहे वो वेल हो, वेल का नाम तो सुना होगा सभी ने, ठीक। चाहे वो टिस्को हो, जितने भी बाहर एल्डाल को हो, कई सारी कंपनीज है वो डायरेक्टली कहाँ पर मिलेगी, इसी रीजन में मिलेंगी, ठीक है। ये वाला रीजन है, ठीक। अब आपका छत्तीसगढ़ प्लेट्यू है, आपके इसको बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को दंडकांड है। दंडकांड के बारे में क्या खास बात है कि इसमें जो एरिया है वो पूरा घने वनों से बना घिरा हुआ है पूरा। इसमें काफ़ी जो आपके फॉरेस्ट हैं वो ऐसे हैं काफ़ी प्राचीन समय के, काफ़ी घने वन हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके सेना और CRPF वगैरह जो अर्धसैनिक बल हैं उनको सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल काम है। और आप सभी नक्सलवाद को जानते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं। हाँ, तो जो नक्सलाइट मूवमेंट है या नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है वो बस्तर में ज़्यादा प्रभावी है। बस्तर जो एरिया है वो एक तरफ से घिरा हुआ तेलंगाना से, नीचे आंध्र प्रदेश से, एक तरफ के लिए ऊपर उड़ीसा से, और एक तरफ मध्य प्रदेश से। तो ये पूरा रीजन क्या है आपका, इसमें इंटर स्टेट रोल ज़्यादा है। तो जो नक्सलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक किया है, यहाँ पर आपका कोई भी ऑपरेशन किया, उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है, मतलब कह सकते हैं आपका अटैक किया, या फिर कोई भी एक्सटॉर्शन किया। एक्सटॉर्शन मतलब आपका फिरौती मांगना, क्योंकि आपको उनका इनकम सोर्स क्या है, कोई ऐसा तो काम धंधा तो करते नहीं है। अब इनकम क्या होगा, इलीगल तरीके से कमाई जाएगी, या फिर कुछ स्वेच्छा से जो दान करते जो उनको सिंपैथी रखते हो। अब इलीगल क्या है कि सड़कें पड़ रही हैं, ठेकेदार से कहा ठीक है भाई हमारा 2%, ठीक। कोई कंपनी यहाँ पर उस एरिया में क्या खनन कर रही कंपनी से, बोले ठीक है हमारा 2%। तो ये एक्सट्रैक्शन का तरीका होता है। ज़्यादातर आतंकवादी संगठन या फिर एग्रेसिव या फिर उग्रवादी समूह तो वो ज़्यादातर ऐसे ही एक्सट्रैक्शन करते हैं। सीरिया में IS वगैरह आपने सुना होगा, ठीक। तालिबान सुना होगा, बोको हराम सुना होगा। ये आपका कैसे पैसा इकट्ठा करते थे कि जो भी कैप्टिव उनके यहाँ हुआ करते थे, गुलाम बनाए, उनके बॉडी ऑर्गन्स बेचा करते थे। जिंदा आदमी से ज़्यादा मेडिकल साइंस में आपके मरे आदमी की वैल्यू है। एक किडनी 10-10 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, तो वो क्या करते थे, आपके आदमी पकड़ा, गुलाम बनाया अफ्रीका से, जहाँ से आपके पड़े, जैसे यजीदी पकड़े थे आपके इराक वाले क्षेत्र से, 3 लाख के करीब यजीदी थे, उनमें से बहुत सारों को इसी तरीके से बेच दिया गया। या फिर अफीम का कारोबार करते थे। अब
अफीम में सबसे ज़्यादा कौन सा आगे है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान अफीम क्या करता है? ट्रेड करता है इलीगली। और वो ट्रेडिंग सेंटर किसके हाथ में? वो ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो तालिबान के आतंकवादियों के हाथ में। वो तो इनकम सोर्स कभी खत्म ही नहीं होती। अमेरिका बुरी तरह पीछे लग गया, तालिबान को खत्म कर पाया नहीं, कि उनके पास पैसा है, 4 लड़ा के मर गए, 8 तैयार है कि उनको पैसा देने को तैयार है, बोले ठीक है। इनकम सोर्स जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होता। ऐसी नक्सलाइट मूवमेंट है, इसकी इनकम सोर्स बनी हुई लगातार, क्योंकि आपका फॉरेस्ट रिच इलाका है, यहाँ पर सरकार की पहुंच, या कह सकते हैं सरकार का रोल काफ़ी कम है, सीमित है। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है कौन सा? हम इसको बोलते हैं कर्नाटका प्लेट्यू। तो भारत में ये आपका अपर रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद अगर लोहा सबसे ज़्यादा कहीं पाया जाता है तो कर्नाटक प्लेट्यू है। इसी कर्नाटक प्लेट्यू भारत में मिलता है सोना। और सोना कहाँ मिलता है भारत में? एक ही खदान दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में, कोलार। ठीक, तो कोलार, गट्टा और रामगिरी, ये 3 भारत में सेंटर है जहाँ पर से सोना एक्सट्रैक्शन किया जाता है गोल्ड का। और वो तीनों के तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक प्लेट्यू वाले रीजन में। ठीक, इससे ऊपर यहाँ पर जो वाला पार्ट दिखा नहीं है, इसमें आपका है ये तेलंगाना प्लेट्यू, जो तेलंगाना क्षेत्र में आता है। और तेलंगाना प्लेट्यू में आपका पड़ती है गोलकोंडा खान, हैदराबाद के पास में। और गोलकोंडा से क्या निकालते हैं? हीरा, डायमंड। 19वीं सेंचुरी तक दुनिया को ये नहीं पता था कि उनके यहाँ पर भी आपका डायमंड होता है। दुनिया का ये मानना था सिर्फ भारत एकमात्र देश है जहाँ पर डायमंड मिलते हैं, और कहीं दुनिया में पैदा होते ही नहीं थे, सिर्फ गोलकोंडा की खदान से निकाले जाते थे। इसीलिए इंडियन डायमंड की पूरे वर्ल्ड में डिमांड थी। और इसीलिए बहुत सारे विदेशी आते थे, वो क्या छीनते थे राजाओं से? हीरे छीनते थे, जैसे कोहिनूर हीरा आपने सुना होगा। ठीक, लेकिन बाद में पता लगा कि आपका डायमंड इंडिया में बड़ा कम है, और जगह बहुत सारा है। जैसे अफ्रीका वाले क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा आपका पाया जाता है, अफ्रीका, बोत्सवाना, इस वाला पूरा रीजन है अफ्रीका वाले क्षेत्र में। बताया भी था मैंने आपको, रीजनल पढ़ाई थी कि वह डायमंड की बड़ी बड़ी खदानें हैं। अब भारत क्या करता है उनको? अब डायमंड क्या करता है? सोने से आपका निकलता तो है, कोयले से बनता ही है। अब घर में भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कोयले से बनाने का। ठीक, ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर कोयला आपका अंडरग्राउंड आपका दबता रहे तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में। तो जो डायमंड वाला क्षेत्र जो निकलता है, ऐसा नहीं कि चमचमाता हुआ निकलता, उसकी पॉलिशिंग की जाती है। और पॉलिशिंग कहाँ होती है? वो इंडिया, चाइना, आपके इंडोनेशिया कुछ पॉपुलर सेंटर है। तो इंडिया में पॉलिशिंग उसकी एंशियंट टाइम से होती है। तो पहले तो हम गोलकोंडा से खुद निकालते थे, तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट है, और बाद में उसको पॉलिश करके सूरत आपका इसका बड़ा सेंटर है डायमंड पॉलिशिंग का। तो वहाँ से आपको बेचकर मार्केट में बेच दिया करते थे। बाद में पता लगा कि इंडिया में तो बड़े कम है, तो हम मंगाते हैं अफ्रीका से और बाकी कंट्रीज से, मंगाया पॉलिश की, तब इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। ठीक, और भाई डायमंड क्या है? नीरव मोदी आपने नाम सुना ही होगा, उसके मामा भी थे एक मेहुल चौकसी। हाँ, तो उन्होंने आपके डायमंड की शॉप, उनके बहुत सारे शोरूम थे। तो हिमेश रेशमिया जी एक बार आपके डायमंड खरीद कर लाए थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, शायद मेरे ख्याल से 25 लाख कीमत थी। उन्होंने गिफ्ट कर दिया, उनका आपका पैकअप हो गया, आराम से शादी हो गई। बाद में जब नीरव मोदी पे आपका भाग गया था, उसको पता लगा कि वो डायमंड खरीदो 25 रुपये का भी नहीं था, नकली हीरा पकड़ा दिया। ठीक है, तो जो नकली डायमंड है वो भी आज की डेट में ऐसा बनाया जा सकता है। अब रियल घाटा किसका हुआ इसमें? कैलकुलेट करते रहिएगा खुद। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसके जो नीचे वाला रीजन है कर्नाटका प्लेट्यू में, इसमें कई सारी पहाड़ियाँ आती हैं। इसमें नीलगिरी, बाबा बूडन, इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका कोयम्बटूर प्लेट्यू या फिर आपका तमिलनाडु प्लेट्यू। कोयम्बटूर प्लेट्यू ये वाला पूरा रीजन है जहाँ पर इसको ये सबसे साउथ की तरफ आता है। इस प्लेट्यू के बाद में कुछ पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन प्रमुख प्लेट्यू कोई रीजन नहीं है। ठीक, इसके बाद इधर पहुँचते हैं आपके मेघालय। तो मेघालय में क्या है? इसको हम आपके इसको बोलते हैं शिलांग प्लेट्यू बोलते हैं, या फिर मेघालय प्लेट्यू इसको बोलते हैं। और ये मेनली है मेघालय स्टेट में। ठीक, अब इस प्लेट्यू में है क्या? बहुत सारी जगह जगह छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं। मैंने पहले ही बताया था वो पहाड़ियों और पर्वतों में अंतर होता है, बताते थे माउंटेन और हिल्स। माउंटेन क्या होते हैं? ज़्यादा ऊंचे खड़े कगारों वाले होते हैं, आपके इस तरीके से होते हैं। उनकी हाइट क्या होती है? 1100 मीटर से एवरेज हाइट ज़्यादा होती है, जबकि पहाड़ियों की कम होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ, अब कौन कौन सी पहाड़ियाँ, जरा इनको एक तरफ से हम लोग देखते चलते। सबसे पहले बात करते हैं किसमें? अरावली की। तो अरावली कहाँ पर है? ये आपकी पड़ती है गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर इलाके से लेकर दिल्ली तक।
अब दिल्ली किस पर बसी हुई है? दिल्ली में हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, किस पर बसा है? रायसीना हिल्स पर। रायसीना हिल्स क्या है? अरावली का नॉर्थर्न मोस्ट एक्सटेंशन, ठीक, रायसीना हिल्स। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश हम लोग जाते हैं मथुरा में, मथुरा में गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पर्वतन किसका एक्सटेंशन है? अरावली का एक्सटेंशन है, ठीक। तो ये जो पार्ट है ये पूरा अरावली कहाँ से? गुजरात के बॉर्डर से लेकर हम कह सकते हैं दिल्ली तक। और इसने राजस्थान को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका रह गया ये वाला क्षेत्र और एक रह गया पूरब की तरफ। इससे पश्चिम की तरफ के जो पार्ट है यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 जिले आते हैं। यहाँ पर जोधपुर, फिर ये जैसलमेर और यहाँ पर नीचे की तरफ बाड़मेर। यहाँ पर पूरा भारत का डेजर्ट एरिया है। अब अरावली के होने से भारत को फायदा रहा कि आपकी ये वाले जो हवाएं चलती है पछुआ तेज, लू चलती तो यहाँ की रेत है वो उठ कर क्या आती, बहकर इधर आ जाती। लेकिन अरावली होने से ये रेत आपके इसी एरिया में लोकेटेड रह गई। अगर ये नहीं होता तो पूरा बुंदेलखंड हमारा क्षेत्र आंधियां चलती रेत की, और उसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता कि पूरा एरिया की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती, सैंडी बन जाती, रेतीली हो जाती। तो हम कह सकते थे आपका पूरे भारत का, उत्तर भारत को अरावली के होने से विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ है। अरावली हिल्स में क्या किया जा रहा है आज की डेट में? यहाँ पर बड़े पैमाने पर इनसे सीमेंट बनाई जाती है। कोई पथरीला क्षेत्र है, ये पत्थर को पीस कर क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं। और कौन सा पत्थर? या तो लाइमस्टोन हो, चूना पत्थर, या फिर हो जिप्सम। इन दो से आपकी बनाई जाती है ज़्यादातर कौन सी? सीमेंट। और ये कहाँ मिलती है? अरावली में, बहुतायत में। तो अरावली में बहुत सारे, पूरे इस एरिया में कई सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और वहाँ से इसको ला कर आपको पूरा बनाते हैं। अरावली को अगर देखें तो आपके यहाँ पर एक हिल्स और है, आपने सुना होगा माउंट आबू, सुना है? हाँ, ये है हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र पॉपुलर हिल स्टेशन है। अजमेर के पास पड़ोस में नीचे की तरफ जाते हैं उसके पास में माउंट आबू पर ही आपने सुना होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर, सुना है कि नहीं? हाँ, तो वो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसी के पड़ोस में यहाँ पर अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक भी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर। तो पूछा जाए कि वेस्टर्न इंडिया में, अरावली में, हिल्स में कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ियाँ है, तो वो है आपकी गुरु शिखर। 1122 मीटर आपकी 1122 मीटर इसकी ऊंचाई है, 17 नहीं 11 है, ठीक है, इसकी उतनी ऊंचाई है। और ये माउंट आबू के बिल्कुल पास वाले क्षेत्र में है। इसके नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर काठियावाड़ रीजन में, तो यहाँ पर कई सारी आपकी माउंटेन रेंजेस हैं। जो सबसे फेमस है वो ये वाले पार्ट में जिसको बोलते हैं गिर माउंटेन रेंज। और गिर माउंटेन रेंज किस लिए फेमस है? अभी जिक्र हुआ एशियाटिक लाइन के लिए, यानी एशियाई शेर के लिए। इससे ऊपर की ओर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा गिरनार रेंज, यहीं पर है पावलगढ़ रेंज, ठीक। इसी वाले बीच में रीजन में आपकी कई सारी और छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस मौजूद है, ठीक। तो ये थी कहाँ पर? आपके वेस्टर्न घाट, आपके इसमें अरावली में यानी मालवा प्लेट्यू में, और इस साइड में आपके काठियावाड़ प्लेट्यू में। अब आते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में यहाँ पर सबसे पॉपुलर माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? विंध्य रेंज। विंध्य रेंज काफ़ी बड़ी माउंटेन रेंज है जो इंदौर के पास से, यानी हम कह सकते हैं गुजरात के बॉर्डर से लेकर शुरू होती है कहाँ तक? उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से तिरछा आर्क बनाती हुई आती है। सीधी सीधी नहीं, को तिरछी पड़ेगी। इसको देखकर मेरे ट्रिगर को फॉलो करिए, वाला तिरछा तिरछा बन गया, आपका आधे चंद्रमा की तरह। और आपके जैसे ही मध्य प्रदेश आपके बिहार में बॉर्डर प्रवेश करती है, आपके माउंटेन रेंज आपकी आ जाती है, तो उसको बोला जाता है कैमूर रेंज। तब इसका नाम क्या हो जाता है? कैमूर रेंज, ठीक। सोनभद्र के पास से निकलकर विंध्य रेंज के बाद यहाँ पर नदी फ्लो करती है जिसका नाम है आपका नर्मदा, अभी जिक्र हुआ था, बॉर्डर उस पर बना हुआ भी है अभी। उसके बाद नर्मदा के बाद यहाँ पर सतपुड़ा। सतपुड़ा के आगे जो पहाड़ियाँ आती हैं उन्हें बोलते हैं महादेव, और महादेव के आगे और आती तो उन्हें बोला जाता है मैकाल, ठीक। देखिए ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद बीच में यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर महादेव, और महादेव के बाद मैकाल। तो ये 3 माउंटेन रेंज हैं आपके कहाँ पर? सेंट्रल हाईलैंड्स को अलग करती हैं डेक्कन प्लेट्यू से। ये आपका दक्षिण का पठार है और ये सेंट्रल हाईलैंड है। इन दोनों के बीच में आपकी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल रेंज। महादेव जो जगह है इसी में आपकी एक जगह पड़ती है अमरकंटक, इसकी सबसे ऊंची पीक है। अमरकंटक में क्या है? ये आपका वो रेडियल पॉइंट है कि जिससे अलग अलग डायरेक्शन में कई सारी नदियाँ निकलती हैं बीच में, ठीक। कैसे? इसके साउथ की तरफ जाएंगे, आपके इसके वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा, और नर्मदा इसके पश्चिम की तरफ बहते हुए गिर जाती है। कहाँ जाकर गिर जाती है? खंबात की
खाड़ी में। यहीं से अगर पूरब की तरफ निकलेगी तो कौन सी नदी? सोन नदी। और सोन नदी फाइनली बिहार में जाके मिल जाती है गंगा नदी से। इससे ईस्ट की तरफ चलेंगे थोड़ा सा तो खास अमरकंटक से नहीं निकलती, लेकिन माउंटेन रेंज वही है मैकाल। तो थोड़ा सा और आगे उतरने पर इससे एक माउंटेन आपकी नदी निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग महानदी। और महानदी कहाँ जाके गिरती है? उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। ठीक। और एक और नदी नीचे की तरफ निकलती है जिसका नाम है आपका बरधा। अगर आपने सुना हो तो बैनगंगा बरधा। ये कहाँ पर है? ये आपकी महाराष्ट्र की तरफ है, बैनगंगा वाली रिंद। ठीक। तो ये नदियाँ कहाँ करती है? बरधा बैनगंगा। ये भी चल जाती है। ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदी। जो नदियाँ पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। नीचे और आए तो यहाँ पर आपकी जो माउंटेन रेंज मिलती हैं ये वाली, यहाँ पर मिलती है आपकी कौन सी? सतमाला। फिर है यहाँ पर गाबिलगढ़। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर अजंता और एलोरा। अजंता एलोरा के नाम से गुफाएं भी हैं। और वो गुफाएं किन पहाड़ियों में? अजंता की गुफाएं अजंता के पहाड़ियों में, एलोरा के पहाड़ियों में। ठीक। और ये तीनों, ये कहाँ पर है आपकी ये पहाड़ियाँ? ये पड़ती है महाराष्ट्र में, सेंट्रल रीजन में। और महाराष्ट्र के सेंट्रल रीजन आपका बिल्कुल आपका औरंगाबाद के आसपास वाला क्षेत्र। ठीक। इससे नीचे और आएंगे तो यहाँ पर आपको राजा हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ दिखेंगी। एटलस लाएंगे तो सब चीज़ दिख रहा होगा। ठीक। राजा हरिश्चंद्र से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कर्नाटक में घुसेंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको बाबा बूडन की पहाड़ियाँ। बाबा बूडन की पहाड़ियों से नीचे और आएंगे तो जहाँ पर मेरा ट्रिगर रखा है ये मिलेंगी आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्या चीज़ है? ये नीलगिरी क्या चीज़ है? इसका नाम हमने नीलगिरी क्यों रखा? इसको पीलागिरी, लालगिरी, हरागिरी, गुलाबी गिरी क्यों नहीं रख सके? नीलगाय ज़्यादा मिलती हैं? कौन कह रहे हो? यहाँ पर क्या ज़्यादा है? यहाँ पर एक फूल मिलता है जिसका नाम है नीला कुरंजी। और वो नीला कुरंजी फूल की खास बात क्या है? इस पूरे माउंटेन ट्रैक्स को, यानी जो ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है ऐसे, उसके पूरे एरिया कवर कर लेता है। और इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि आपकी 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। और 12 साल में एक बार फ्लावरिंग कैसे? जो पौधा आपका पिछले साल खिला है उसमें भी इसी साल फ्लावरिंग होगी। ऐसा नहीं कि अपनी उम्र के 12 साल बाद, नहीं, उनका कुंभ वाला हिसाब है। ठीक। कुंभ हर 12 साल में ही आना है। अब चाहे तुम आज पैदा हुआ तब भी तुम्हारे लिए कुंभ क्या होगा? 12 साल बाद नहीं। अब तुम्हारे हिसाब से 12 साल सेट नहीं होंगे, उसकी अपनी साइकिल के हिसाब से 12 साल सेट हैं। तो वहाँ जितने प्लांट हैं वो सारे के सारे एक साथ फ्लावरिंग करते हैं। तो जब 12 साल बाद आपका जो ऐसा टर्न आता है तो पूरा का पूरा माउंटेन रेंज आपकी कैसी दिखती है? नीली नीली। और तब उसका नाम हो गया नीलीगिरी। फ्लावर का नाम नीला कुरंजी। नीला कुरंजी। ठीक। अब नीला कुरंजी में आपके संकट के बादल हैं। क्यों है संकट के बादल? थोड़े से कारण क्या है कि आपका नीलगिरी अब फेमस हो गया है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। अब कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, लोग चाय छोड़कर कॉफ़ी पीने लगे हैं। आप में से बहुत से लोग स्विच कर गए होंगे। बचपन में कटोरा भर के चाय पी होगी। ठीक है। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए और पियेंगे। ठीक है। अब कॉफ़ी जब पियेंगे तो क्या होगा? उसका उत्पादन ही बढ़ेगा। और उत्पादन कहाँ बढ़ेगा? हमेशा नेचुरल रिसोर्स की देन पर ही बढ़ता है। और भारत में काफ़ी कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो अब जो नीला कुरंजी के जो वन थे, वो फॉरेस्ट थे, उनको काट काट कर साफ किया जा रहा है और बदले में लगाए जा रहे हैं वहाँ पर कॉफ़ी के प्लांटेशन यानी बागान। ठीक। तो ये आपके थोड़े संकट के बादल हैं नीलगिरी में आपकी। इससे नीचे यहाँ पर जाएंगे तो और नीचे की तरफ उतरेंगे तो यहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिनको बोलते हैं कार्डामम हिल्स। कार्डामम मतलब कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ। अब नाम से जैसे आपका इंडिकेट हो रहा है, इस पूरे रीजन में यहाँ पर बड़े पैमाने पर मसालों का उत्पादन होता है नीलगिरी के बाद वाली माउंटेन रेंज में। कौन कौन सी? विशेषकर कार्डामम हिल्स में यानी इलायची की पहाड़ियों में। इलायची की पहाड़ियों के बाद यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज दिखेगी जिसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में पड़ती है। आपने जगह सुनी होगी ऊटी, सुनी है कि नहीं? ऊटी भी तमिलनाडु में है, लेकिन ऊटी का असली नाम ऊटी नहीं है। ये भी एक हिल स्टेशन ही, अंग्रेजों ने बसाया था इसको भी। मद्रास प्रेसिडेंसी जब थी तो वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, भारत में गर्मी पड़ती है ज़बरदस्त, ठंड में तो अंग्रेज खुश रहते थे, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल मई का महीना आता तो पगला उठते थे। कोई इतनी गर्मी उन्होंने बचपन से ही नहीं देखी कभी। उनके यहाँ तो मॉडरेट क्लाइमेट है, हमेशा सदाबहार रहने, टी शर्ट में काम चल जाना है। आप रहेंगे तो हमें थोड़ी आपके वैसा लगेगा, थोड़ा ठंडा इलाका, लेकिन उनके हिसाब से वो फिट है।
लेकिन जैसे यहाँ पर मई जून झेलते थे तो उनकी हालत खराब। तो इन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिव ढूंढे। जो नॉर्थ इंडिया में तो उन्होंने नैनीताल आपका ढूंढा, उन्होंने आपका शिमला, मंसूरी, बंगाल प्रेसिडेंसी में थे उन्होंने दार्जिलिंग ढूंढा, उन्होंने उनको डेवलप किया अपने हिल स्टेशन के तौर पर। दक्षिण भारत में भी उन्होंने ऐसा किया। तो ऊटी जो जगह थी उसका असली नाम था उष्ट्रक मंडलम। क्या नाम था? उष्ट्रक मंडलम। बाद में थोड़ा बिगड़ा, इसका नाम हो गया उटक मंडलम। अब अंग्रेज तो अंग्रेज, उनको उष्ट्रक मंडलम छोड़िए, आपको उटक मंडलम भी नहीं आएगा, तो अटक बैठक और लगा देंगे इस पर। तो उन्होंने क्या नाम कर दिया उसका नाम कर दिया ऊटी। ठीक, तो ऊटी के ही पर पड़ोस में ही आपकी एक जगह है जिसका नाम है अन्नामलाई माउंटेन रेंज, बता रहा था। इसी में पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के बाद अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है, यानी नॉर्दर्न माउंटेन को छोड़ दें तो वो है आपकी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है, यानी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों में जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की इसकी आपकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, यानी 2695 मीटर। ठीक, कितने लिख रही? 96, 97, 36,000, 26, 36 गलत लिख रही है। ठीक है, कलेक्ट कर लेना इसको। कहाँ गया? ठीक, अभी बता रहे हैं, वो आप तो गलत देख रहे हैं, वो नीचे की तरफ डोडा बेटा सही बता रहे हैं। ठीक, इससे ऊपर की ओर जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी? वो नीलगिरी है। तो नीलगिरी में दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोडा बेटा। ठीक, तो डोडा भी है और बेटा भी है। देखिए ये है दक्षिण भारत का मोटे तौर पर इंडिया का सदर्न पार्ट। ठीक, अब पहचान में आ रहा होगा, लग रहा है कि नहीं इंडिया की तरह। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं एक तरफ से दिखाता जाऊँ तो यहाँ से सूरत के बगल से, यानी कि जहाँ पर नर्मदा नदी माउंटेन इसमें आके गिरती है पहाड़ी, इसमें यहाँ से निकलकर, यहाँ से लेकर आपका पूरा का पूरा एक माउंटेन रेंज है यहाँ तक। ये पूरे के पूरे इस रेंज में पूरी पहाड़ी श्रृंखला। इस पहाड़ी श्रृंखला जो कहाँ से, मुंबई के आपके इस वाले पार्ट से लेकर कन्याकुमारी से थोड़ा ऊपर तक, खास कन्याकुमारी तक नहीं। और इस पहाड़ी श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो याद रखना, घाट वाले वो वाले नहीं है, बनारस वाला घाट, 80 घाट, ये घाट है, पहाड़ी श्रृंखला है। और इस पहाड़ी श्रृंखला यानी वेस्टर्न घाट को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? सह्याद्री। क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक, तो सह्याद्री क्या चीज है? आपकी वो पहाड़ी श्रृंखला जो भारत के पश्चिमी तट के किनारे किनारे गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई है। अब वेस्टर्न घाट में क्या है, यहाँ पर कई सारी आपकी जगह फेमस है। मुंबई वेस्टर्न घाट के पश्चिम में है, जबकि नासिक इसके पूरब में है। तो जब दिल्ली से जाया जाता है तो हम पहले नासिक पहुंचते हैं, और नासिक से क्या होता है, पहाड़ी श्रृंखला पड़ती है, इसलिए आप कई बार पहले क्या करते थे, इस समय डबल इंजन लगाया जाता था रेलगाड़ियों में। लोड पड़ता है, एकदम चढ़ाई पड़ती है तो ट्रेन चढ़ नहीं पाती, तो पहले एक इंजन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता था। फिर मुंबई छोड़ता उसको, उधर से आते तो दूसरी गाड़ी में जोड़ के वही वाला इंजन आता, तो एक्स्ट्रा लोड यहाँ पर रहता था। ठीक, तो ये वाला जो रीजन है कौन सा, नासिक कहाँ पर है? इसके उत्तर में है, और ये मुंबई पश्चिम में है। तो यहाँ से आपके क्या है, पूरा इस पूरे माउंटेन रेंज को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कहाँ से? इस वाली रेंज से। ये है आपका गोवा, तो गोवा वाले हिस्से से इसको बोलते हैं आपका उत्तरी वेस्टर्न घाट, और इसको बोलते हैं दक्षिणी वेस्टर्न घाट। उत्तरी वेस्टर्न घाट में यहाँ पर कई सारी फेमस हिल स्टेशंस हैं। उस फेमस हिल स्टेशन में सबसे ज़्यादा आपका पसंद किया जाता है कौन सा वाला? खंडाला। सुना है? हाँ, सब नहीं सुना होगा, चलती क्या खंडाला वाले से। ठीक है, तो खंडाला क्या है आपका? ये आपका पूरा एक माउंटेन, इसके मुंबई के निकट में वेस्टर्न घाट में एक हिल स्टेशन है। ठीक, इसके अलावा गोवा के बाद देखेंगे तो देखिए वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंज है। यहीं पर मैं बता रहा था कौन सी वाली, सतमाला। इससे ऊपर ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद बीच में निकल जाएंगे तो महादेव, और इधर आगे तो मैकाल। ठीक, यहाँ पर से जाते हैं तो विंध्याचल, ठीक, विंध्य श्रृंखला, और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुँच गए तो कैमूर। ठीक, नीचे इधर में आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी, सतमाला। नीचे की तरफ यहाँ पर गाविलगढ़,
गाविलगढ़, यहाँ पर अजंता, एलोरा, ठीक, ये माउंटेन रेंज। नीचे को आएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको हरिश्चंद्र, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जुड़ी हुई मिलेगी आपको बाबा बूडन, तो बाबा बुड्ढे के नाम से याद रखना इसको, ठीक। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी कौन सी माउंटेन रेंज, यहाँ मिलेगी आपको ये वाली, वही जो आपकी बात हुई थी नीलगिरी वाली, तो कौन सी है ये, नीलगिरी। इसमें नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको अनाई मलाई, यानी अन्ना मलाई। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी कौन सी माउंटेन रेंज, ये है कार्डामम, ठीक। तो कार्डामम आपकी ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। यहाँ पर ये वाली माउंटेन रेंज कौन सी थी, अरावली, ठीक। अरावली में सबसे ऊंची चोटी थी यहाँ पर कौन सी, गुरु शिखर। इसी के बगल में दूसरी पीक थी माउंट आबू, ठीक। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है खंडाला, ठीक। नीचे यहाँ पर आएंगे तो अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है कौन सी, अनाई मुड़ी, 2695 मीटर ऊंचाई की। नीलगिरी में इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, जिसको बोलते हैं डोडा बेटा। तो डोडा बेटा भारत में हिमालय और आपके ट्रांस हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची, ज़्यादा ऊंची, सबसे ज़्यादा ऊंची अन्नामलाई में अनाई मुड़ी, उसके बाद डोडा बेटा, ठीक। तो ये पूरा रीजन इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट वाला रीजन। अब वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यूस रीजन है, पूरा का पूरा। जैसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी कुछ लोगों ने, उसमें एक आपके शूटिंग हुई थी एक गाने की, जहाँ पर एक झरने के पास से वो निकलती है ट्रेन, और वहीं पर आपका गाना वो फेंक दिया गया था, सीन मोबाइल वगैरह उसका। तो जो आपको क्या था, वो आपके जो वाटरफॉल था वो था दूध सागर, और वो दूध सागर कहाँ पर है, वो भी वेस्टर्न घाट में है, ठीक। तो यहाँ पर कई सारी पूरी वेस्टर्न रेंज है, लेकिन ऐसे ही सेम घाट भारत के इस साइड भी था, लेकिन इधर से जो नदियाँ बहकर गई उन्होंने इस पूरे घाट को क्या कर दिया, काट फाट दिया। तो वेस्टर्न घाट तो रेगुलर हैं एकदम, क्योंकि नदियों का स्लोप किधर है, वेस्टर्न। जितनी भी नदियाँ निकलती हैं यहाँ पर, बड़ी नदियाँ सारी की सारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और यहाँ से जितनी नदियाँ निकलती हैं उनकी बदौलत क्या होगा, ये पूरी माउंटेन रेंज काट दी गई। और काटने से क्या हुआ, इस पूरे रीजन की सारी नदियों ने, यहाँ पर जो घाट बचे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो वेस्टर्न घाट तो रेगुलर है आपका, लेकिन ईस्टर्न घाट रेगुलर नहीं है। इसकी लंबाई काफ़ी है, इसकी लंबाई कम है। यहाँ पर क्या है, कई सारी माउंटेन रेंज जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सारी माउंटेन रेंज कैसे सेपरेटेड है आज की डेट में। सेपरेटेड कैसी, अब देखिए इस डायरेक्शन में देखा तो और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेज हैं। इनमें सबसे प्रमुख कौन सी है, यहाँ पर थी मैकाल। मैकाल के बाद यहाँ पर आपने सुना होगा राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी, राजमहल। मैंने पहले ही बताया था भारत का जो तिकोना ट्रेंगुलर पार्ट है वो कैसे तिकोना है। यहाँ से भड़ुस से लेकर ऐसे एक मार्क बनाई और इसको समझ लीजिए क्या हो गया, तिकोना हो गया, ठीक। तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ कौन सी, ये है आपकी झारखंड में। उसके नीचे आपकी आती है रामगढ़। रामगढ़ कौन सा, ये कोई शोले वाला मूवी नहीं देखी, हाँ। तो कहाँ रहता था शोले, गब्बर कहाँ रहता था, हाँ वही रामगढ़। अब जरूरी ना भाई हो, लेकिन रामगढ़ नाम है इसका, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर आपकी माउंटेन रेंज देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी गड़जात, गड़जाट, गड़जाट, ठीक। ये वाली राजमहल, ठीक। इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पड़ती है महेंद्रगिरी, ठीक। महेंद्रगिरी कर्नाटक में, यहाँ पर आपके इसमें आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कई सारी माउंटेन रेंज दिखेंगे, जिसमें नल्लामल्ला, पापीकोंडा, बेनीकोंडा, बेलीकोंडा, ठीक। ये सारी की सारी माउंटेन रेंज कौन कौन सी, पापीकोंडा, बेलीकोंडा, नल्लामल्ला। जैसे यहाँ पर मिलेंगे आपको नल्लामल्ला, यहाँ पर पड़ता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के पास में पूरे ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी, और इस ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसका नाम है जिंदागढ़ा। क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, जिंदागढ़ा। तो हो सकता है किसी जिंदा ही गाड़ दिया हो इसलिए, ठीक है।
तो ये कहाँ पर है? ये विशाखापत्तनम के पास में है। ठीक, यहाँ पर और भी कई सारी माउंटेन रेंज है जिनमें आपका पापीकोंडा, बेलीकोंडा, ठीक। तो इस टाइप के जितने कोंडा, अल्लाह मल्ला के नाम आए वो सारे कौन से हैं? ठीक है, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर हैं? ये सब के सब इसी रीजन में, आंध्र प्रदेश में। नीचे यहाँ पर आएंगे तो देखिए इसमें आपको याद करने लायक, इनको बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना। इस वाले रीजन में यहाँ पर 3-4 माउंटेन रेंज जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक, यहाँ पर मिलेंगी आपको जवादी, सेवरॉय, पालनी। कौन कौन सी? जावदी, सेवरॉय, पालनी। दिख रहे हैं कि नहीं? ठीक, फिजिकल वाले में देखिए उसमें दिख जाएगा। अब जावदी, सेवरॉय, पालनी किस लिए फेमस है? तो देखिए कई सारी भारत में माउंटेन रेंज हैं, जैसे ऊपर की तरफ अरावली, इधर जवादी, इधर सेवरॉय और इधर पालनी। ठीक, इन माउंटेन रेंज में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? ये भारत में सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। और जब कोई माउंटेन रेंज बहुत पुरानी हो, कोई भी चीज़ पुरानी हो, तो उसमें क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा या नहीं? उसका अपर्दन होगा कि नहीं? पहले अपक्षय होगा, फिर अपर्दन होगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होती जाएगी? घटेगी या बढ़ेगी? घटती जाएगी। तो जब कोई माउंटेन रेंज पहले बहुत ऊंची होगी, धीरे धीरे घटती चली जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? अवशेष बचेंगे उसके। और ऐसी माउंटेन रेंज क्या कहलाती हैं? रेजिडुअल, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो भारत में अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं? ये वाले, अरावली, जबदी, पालनी, सेवरॉय। ठीक, तो ये आपकी माउंटेन रेंज हैं जो पॉपुलरली इसमें आपकी आती हैं। ठीक, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में अंतर अगर पूछा जाए तो क्या हुआ? मेनली वेस्टर्न घाट रेगुलर है, एक्सटेंसिव है, ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक, और ईस्टर्न घाट में रेगुलर नहीं है, ज़्यादातर नदियों ने क्या कर दिया है? काट छांट दिया है, हाइट कम रह गई है, सेगमेंट्स ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब ये तो थी कौन सी वाली आपकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 माउंटेन रेंज और मिलती है, आपके पहाड़ और मिलेंगे। यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर मिलेगा महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी यहाँ पर भी है तमिलनाडु में, और दोनों लगभग बराबर हाइट के हैं, थोड़ा बहुत अंतर कम है। तो महेंद्रगिरी 2 दिखेंगे आपको, एक तमिलनाडु में दिखेगा और एक दिखेगा कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक, दोनों आपके लगभग बराबर घाट के, और दोनों ही कहाँ पर है? वेस्ट ईस्टर्न घाट में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप हम लोग देखते हैं किसके? जो भारत के माउंटेन रेंज ईस्ट की तरफ है, इस वाले रीजन में। आप देखिए मार्क देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा यही है वेस्टर्न घाट, और ये जो टुकड़ों में जो बट रहा है आपको, यही है कौन सा? ईस्टर्न घाट। और बीच में आपको ये दिख रहा है सबसे ऊपर वाली विंध्याचल रेंज, नीचे वाली सतपुड़ा रेंज, उसके नीचे महादेव, फिर मैकाल रेंज, और इसके बीच में कई सारी और छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला जिसको हमने जिक्र किया अभी। इसके बाद आते हैं कहाँ पर? ये वाली यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू का ये अपर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर है राजमहल हिल्स। अब आते हैं इस वाले रीजन में। इस वाले रीजन में कई सारी माउंटेन श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। ये वाला मैं मिटा दूँ? ठीक, पहचान में आ रहा है मैप? ठीक, गुड। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्टेट आपको पहचान में आते होंगे। ये वाला कौन सा है? सिक्किम। ये वाला भूटान। इधर के लिए अरुणाचल प्रदेश। इस साइड में नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। ये वाला त्रिपुरा, और ये वाला मेघालय। तो ये वाला प्लेट्यू रीजन कौन सा है? ये है प्लेट्यू रीजन, यानी जो आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर है, इसे बोलते हैं हम लोग कौन सा प्लेट्यू? रांची प्लेट्यू, या फिर शिलोंग प्लेट्यू, या फिर मेघालय प्लेट्यू। रांची तो इस साइड का रहा है, मतलब ये रांची का पार्ट है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर कई सारी माउंटेन रेंज हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत में आपके माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर
इसमें जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? ये तो रही आपकी हिमालय का पार्ट, यहाँ पर दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में क्या होता है? चाय होती है, ठीक, इस वाली रेंज में। तो इसको तो बात करते हैं कि हिमालय तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो मेघालय में माउंटेन रेंज पड़ती है वो कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी नहीं, खासी, हाँ, कुछ लोग अच्छे खासे नाम की सत्या पीट रहे हैं ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपकी गारो, खासी, जयंतिया। अभी गारो, खासी, जयंतिया क्या है? ये सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, ये यहाँ की पूरी पहचान है। इनके नाम से क्या है? आपके ज़िले हैं, ईस्ट गारो, वेस्ट गारो, खासी, उन्हीं के नाम से ईस्ट वेस्ट लगा के नाम जिला बन जाता है। इसी के नाम से जनजातियाँ हैं, इन्हीं के नाम से आपके यहाँ पर ऑटोनोमस हिल है। ऑटोनोमस रीजन मतलब वो होता है कि जैसे यहाँ पर आपके आदिवासी समूह ज़्यादा हैं, तो हर की एक डिमांड थी कि हमारा अलग स्टेट हो, हमारा अलग स्टेट हो। कई बार तो डिमांड ऐसी थी कि यहाँ से आपका कोई ज़्यादा तेज कूद जाए तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट पार कर जाए, तो वो उनकी डिमांड बनाने की कोशिश थी, वो स्टेट बनाने की कोशिश थी। तो उनको एक ये तय कह दिया कि ठीक है, जिला आपका राज्य एक ही रहेगा, लेकिन जो जिला बनेगा उसमें एक आपकी काउंसिल होगी, और वो काउंसिल क्या करेगी? वो जिलाधिकारी के साथ मिल बैठकर आपके मुद्दे बताएगी, सुलझाएगी। यानी कहने का मतलब ऑटोनोमस रीजन वो क्रिएट कर दिया गया, ठीक, अर्ध स्वायत्त। तो ऐसे में गारो, खासी, जयंती यहाँ पर क्या चीज़ है? इनके नाम से त्यौहार हैं, इनके नाम जनजातियाँ हैं। गारो, खासी, जयंती आपकी भाषाएँ हैं, उन्हीं के नाम से यहाँ पर ऑटोनोमस रीजन है। तो यहाँ की कई सारी पहचान है इसकी। इस वाले रीजन से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो माउंटेन रेंज मिलती है वो कौन सी है? ये है पटकाई बूम। याद है कि नहीं? पटकाई बूम। इससे ऊपर यहाँ पर माउंटेन रेंज कौन सी? ये है दाफला। कौन सी? दाफला, ठीक। यहाँ पर पटकाई बूम। इधर वाली माउंटेन रेंज नागा। इधर के लिए यहाँ पर पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, और नीचे की तरफ यहाँ देखेंगे तो मिजो। कौन सी माउंटेन रेंज? मिजो। और यहाँ से पूरा हिमालय जब टर्न लेता है तो नीचे को ये चला आता है, तब इसे बोला जाता है क्या? अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा, ठीक। अब जो लोग एटलस लाएं उसमें देखकर बताइए यहाँ पर आपकी मिकिर रेंज कहाँ पर है? दिख रही होगी आपको, ठीक। कहाँ पर? आसाम में। किसके बाद? जयंतिया के आगे की तरफ, देखिए कि नहीं, ठीक। तो गारो, खासी, जयंतिया इधर पहुंच जाएंगे, कहाँ पर? मिकिर, फिर देन नागा, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपकी डाफला, डाफला से नीचे पटकाई बूम, फिर नागा, फिर मणिपुर, फिर मिजो, ठीक। यहाँ पर माउंटेन रेंज त्रिपुरा हिल्स, ठीक। कौन सी? डिस्ट्रिक्ट आपके वही है, एरिया भी वही है, ओके टाइम, ठीक, त्रिपुरा हिल्स। तो यहाँ पर कई सारी माउंटेन रेंजेस हैं और इनको हमें पढ़ लेना है। कल हम पढ़ेंगे आपके, कल और परसों में ही हूँ, अब बता दे रहा हूँ। तो अपने अपने औजार और हथियार साथ लेकर आइए, कहने का मतलब मैप अपना एटलस साथ लेकर आइए, और कल हम पढ़ेंगे